दोस्तों, किसी भी मुल्क या किसी भी समाज में लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र मीडिया एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। लोकतंत्र के लिए एक तरह से रीढ़ की तरह है स्वतंत्र मीडिया, और ये लोगों के सपोर्ट के बगैर संभव नहीं है। न्यूज़ क्लिक स्वतंत्र मीडिया की एक बुलंद आवाज़ है। आप सब इस बात को मानते हैं और आपका प्यार हमें मिलता रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक, हमारे श्रोता हमें सपोर्ट करें, जिससे हम स्वतंत्रता के साथ, अपनी पूरी आज़ादी के साथ अपनी बात, आपकी बात कह सकें। इसके लिए हमें आप सब्सक्राइब कीजिए, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर उस पर जाकर हमें सपोर्ट करें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की 3 बड़ी खबरों पर हम अपनी बात आपके सामने रखने जा रहे हैं, और चूँकि खबरें हो सकता है आपने पढ़ी हों, आपने टेलीविज़न पर देखी हों, लेकिन इन खबरों के पीछे क्या वो बड़ी खबर है? ये खबरें क्यों हमारे देश के लिए तीनों महत्वपूर्ण खबरें हैं, और इनकी क्या असलियत है? इसकी तह में हम जाएँगे। पहली खबर हमारी जो है वो जनगणना से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मौजूदा सरकार ने थर्सडे को यानी गुरुवार को एक हलफनामा दिया, और उस हलफनामे में उसने ऐलान किया कि भारत की अगली जनगणना जो 2021 जनगणना है, हो सकता है कि 2022 में वो कंप्लीट हो, लेकिन 2021 में उसको कंप्लीट हो जाना था। लेकिन 2021 की ये जनगणना, इसमें जातियों की गिनती नहीं की जाएगी, यानी सिर्फ एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, जिन जातियों की, जिन समुदायों की गिनती पहले से होती आ रही है, सिर्फ उनकी गिनती की जाएगी। लेकिन ओबीसी यानी शैक्षिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग भारत में हैं, उनकी जो मांग थी, और उन पर सरकार ने जो पहले वादा भी किया था कि वो उनकी गिनती कराएगी, अब सरकार ने तय किया है कि ओबीसी की कोई गिनती नहीं कराई जाएगी। ओबीसी ही नहीं, किसी भी बिरादरी, किसी भी कम्युनिटी की कोई गिनती नहीं कराई जाएगी। इसको लेकर पूरे देश में काफ़ी आक्रोश है, खासकर जो पिछड़ी जातियां हैं, जो वंचित समाज हैं देश के, उनके बीच में, जिनकी तादाद भारत में 50% से ऊपर बताई जाती है। 54, 55, 56 तक लोग बताते हैं। लेकिन सरकार की कुछ एजेंसियां या समय समय पर मीडिया कभी कहता है कि नहीं 40% है, 45% है। मीडिया में हमेशा सर्वे आते हैं, हमेशा आंकड़े आते हैं कि ओबीसी अमुक जिले में, अमुक प्रदेश में इतना है, लेकिन कोई भी प्रामाणिक डेटा 1931 के बाद ऐसा नहीं है जो भारत में जातियों की मौजूदगी के बारे में ये बताए कि किसकी कितनी संख्या है। अब सरकार ने 2017-18 के दरमियान ये कहा था कि जनगणना जब इस बार होगी तो जातियों की गिनती कराई जाएगी, और ओबीसी की तो निश्चित रूप से कराई जाएगी। यही बात यूपीए की सरकार ने भी कहा था 2010-2009 में, कि 2011 की जनगणना में हर हालत में ओबीसी की गिनती कराई जाएगी। लेकिन उस सरकार ने भी नहीं किया, और उसमें उन दिनों प्रणब मुखर्जी साहब, भारत के बहुत ही बड़े राजनेता जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, वो सरकार में उस समय कैबिनेट में थे, और इस मसले को वो काफ़ी चुस्ती के साथ, काफ़ी सक्रियता के साथ डील कर रहे थे। और तब एक बाद में, जनगणना के बाद में, एक सर्वे रिपोर्ट आई जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन जो सर्वे कराया गया था। मजे की बात है कि उसमें भी जो ओबीसीज के बारे में, जो अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, उनके बारे में जो एक आंकड़ा इकट्ठा किया गया था, वो भी आज तक पब्लिक नहीं आया। हालांकि वो जो आंकड़ा पब्लिक में नहीं आया, उसकी कोई प्रामाणिकता या संवैधानिकता नहीं है, क्योंकि वो भारत के जनगणना कार्यालय, जनगणना आयुक्त के कार्यालय, यानी भारत की आधिकारिक जनगणना जो भारत के संविधान के तहत होती है, उसका हिस्सा नहीं है। वो सरकार के मंत्रालय के अधीन एक सर्वे था। तो इसलिए लेकिन फिर भी उसके बारे में भी, उस पर कई हजार करोड़ खर्च किया गया,
लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि उसके आंकड़े कहां गए, खासकर ओबीसी के बारे में। मौजूदा सरकार में इस मसले पर शुरू के दिनों में कैबिनेट के बड़े प्रभावशाली मंत्रियों ने कहा कि गणना कराई जाएगी, और अब जब मोदी सरकार ने ओबीसी के बहुत सारे अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज के बहुत सारे मंत्रियों को अपने कैबिनेट में शामिल किया और ये डंका पीटा कि भारत में जो पिछड़ी जातियां हैं उनके कल्याण का सबसे बड़ा अगर सरोकार, सबसे अधिक कोई बात करने वाला अगर अगर दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और ये जो मौजूदा सरकार है वो सबसे ज्यादा इनके बारे में सोचती है। लेकिन उस सरकार ने भी अब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। इसके पहले एक मंत्री का केवल सदन में बयान आया था, लेकिन अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मौजूदा सरकार ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट पेश कर दिया कि जनगणना में जातियों की गिनती नहीं कराई जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि एससी एसटी के की गणना के लिए जो संवैधानिक अनुच्छेदों का हवाला दिया गया है उसमें आर्टिकल 341, 342 का हवाला दिया गया है कि उनके अधीन उनकी गिनती कराई जाती रही है, लेकिन आर्टिकल 340 का जिक्र ही नहीं किया है सरकार ने, जिसमें शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रसंग आता है, संदर्भ आता है, और जिसको डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने नेहरू कैबिनेट से अपने इस्तीफे में बाकायदा ये इसका संदर्भ दिया था कि जिन कुछ कारणों से वो मौजूदा सरकार से दुखी, क्षुब्ध हैं और इस्तीफा दे रहे हैं, उसमें एक कारण ये भी बताया उन्होंने था कि शैक्षिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आयोग बनाकर उनको आइडेंटिफाई करने का जो वादा किया था सरकार ने वो पूरा नहीं कर रही है। उनका मतलब था कि किसी न किसी तरह इन वर्गों को भी भारत में एफर्मेटिव एक्शन मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता था। तो मौजूदा सरकार ने अब इसको बिल्कुल चैप्टर क्लोज कर दिया है, और हमारी सूचना दोस्तों यह है कि राजनीतिक तौर पे इस मसले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख लोग हैं, जो प्रमुख नेता उसके हैं, जो संचालक हैं आरएसएस के, वो किसी कीमत पर नहीं चाहते थे कि भारत की मौजूदा सरकार में जनगणना को लेकर यह फैसला किया जाए कि ओबीसी की या अन्य जातियों की गिनती होगी। और अब हम सबको मालूम है कि इसी सरकार ने कुछ साल पहले जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, जो अपर कास्ट में, केवल उनको 10% रिजर्वेशन दिया, जो भारत के संविधान में जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। और भारत के संविधान में एफर्मेटिव एक्शन या आरक्षण के प्रावधानों को लेकर जितनी धाराएं हैं, जितने अनुच्छेद हैं, उससे उनका मेल नहीं खाता। लेकिन आज तक उस रिट पिटीशन पर कोई भी सुनवाई अभी तक फाइनल स्टेज में नहीं पहुंची है। इस बीच में नीट में भी उस तरह के प्रावधान करने का एक तरह से ऐलान हो गया है। तो बड़ी दिलचस्प स्थितियां अपने देश में एफर्मेटिव एक्शन को लेकर हैं, आरक्षण को लेकर हैं, और जातियों के बारे में एक विचार को लेकर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जातियों का अगर गिनती कराई जाएगी तो जात पात बढ़ेगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि पिछले कुछ वर्षों से जब से इन जातियों की गिनती जनगणना में नहीं की जा रही है, क्या जातिवाद कम हुआ है? क्या जाति का जो प्रकोप है वो घटा है? और तीसरी बात कि क्या सरकारी डॉक्यूमेंट्स में जाति का जिक्र नहीं आता? क्या नौकरियों के लिए आवेदन से लेकर के और बच्चों के एडमिशन तक में जातियां नहीं पूछी जाती? तो ये बहुत ही अचरज पैदा करने वाली बात है जो फैसला जनगणना के बारे में हमारी सरकार ने किया है। तो ये पहली खबर मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हलफनामे के शक्ल में सरकार ने ये बात दी है, इसलिए इसको मैंने सोचा कि आपसे मैं शेयर करूं इस खबर को लेकर। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है इस सप्ताह की दोस्तों, वो असम के दरांग जिले से आती है, और आप सबने पढ़ी है वो खबर। लेकिन उसमें कुछ चीजें जो आपने नहीं पढ़ी होंगी या जिनको नहीं बताया गया अब तक, वो बहुत ही भयावह है। भयावह यह है कि सरकार दरंग जिले की जो हिंसा है, जिन लोगों को इविक्ट किया गया, जो लोग साल से नहीं दशकों से जिस जमीन पर रहते आए हैं, उनको जैसे लगता है कि मवेशी और जानवरों की तरह उनको खदेड़ा गया। जानवरों के साथ भी लोग उस तरह से बर्ताव नहीं करते। तो दोस्तों, ये कोई सामुदायिक हिंसा नहीं है, ये राज्य हिंसा है। स्टेट ने अपने ही लोगों पर
हिंसा की, और हिंसा ही नहीं की, उनको बेघर बार किया, उनको घर से, उनके जीवन से, उनके रहने के सारे जितने उपाय हो सकते थे सबसे वंचित कर दिया। और ये उस वक्त हुआ जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, कुछ ही देर के बाद उसमें उनका भाषण होने वाला है, और इसके पहले वो क्वाड की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और जो एक हम जानते हैं कि कई मुल्कों का एक ऐसा फोरम है जो एशिया प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें कैसे सुरक्षा का क्या इंतजाम किया जाए, कैसे देश ज़्यादा सुरक्षित रहें, इसका ये फोरम है। इसमें जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। तो इन देशों के प्रमुखों की बैठक थी। अब इसके पहले उनकी राष्ट्रपति बाइडेन से बैठक हुई, इसके बाद इसके पहले कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं उनसे बैठक हुई, और भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सबसे बड़े नेता, इलेक्टेड लीडर, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा वो इस वक्त दुनिया के एक महत्वपूर्ण मुल्क में हैं, यूनाइटेड नेशन के दरवाजे पर हैं, और उस वक्त उन्हीं के मुल्क में एक ऐसी घटना होती है जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों, जिसकी वो बात करते हैं अहिंसा की, अभी मैंने देखा कि बाइडेन साहब ने भी उनकी अहिंसा और सहनशीलता के सिद्धांतों का पालन करने की बात करी है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रस्टीशिप की बात की, गांधी जी के सिद्धांत ट्रस्टीशिप को लिया। अब सवाल इस बात का है कि गांधी की रिलेवेंस की बात हो रही है मल्टीलेटरल फोरम पर, जिसमें कि बहुत सारे मुल्कों के लोग हैं, और वहां पर उसी मुल्क में उस देश के प्रधानमंत्री जहां गए हैं, उनके अपने मुल्क में राज्य जो है स्वयं अपने लोगों को मार रहा है, और मार ही नहीं रहा है। जो एक भयानक तस्वीर सामने आई दरांग जिले से कि कैसे एक व्यक्ति, और उस व्यक्ति की उम्र 33 साल है, उसका अब तो इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर छपी है उसमें उसका नाम मोइनुल हक बताया गया है। एक दूसरे बच्चे की मौत हुई है 12 साल का, जो 7वीं में पढ़ता था, 7वीं कक्षा में, और वो पोस्ट ऑफिस में अपना आधार कार्ड लेने गया था। जब वो आधार कार्ड तो लेकर नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी डेड बॉडी उसके घर पे पहुंची। तो ये जो 2 लोग मारे गए, इसमें एक जो तस्वीर है कि कैसे वो 33 वर्षीय जो व्यक्ति है, चाहे वो जिंदा पूरी अभी था, अधमरा था, या वो उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन उस पर वो जंप कर रहा था, ऐसे जंप कर रहा था तांडव की एकदम मुद्रा में। और जो वो व्यक्ति जंप कर रहा था, वो व्यक्ति ऑफिशियल फोटोग्राफर था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको फोटो खींचने के लिए हायर किया था। अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उस पर लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जिन लोगों के सानिध्य में ये सब कुछ हुआ, जिनके प्रोटेक्शन में ये सब कुछ हुआ, उन पुलिस वालों के साथ क्या बर्ताव किया है स्टेट ने, ये किसी को नहीं मालूम। अभी तक एक भी पुलिस कर्मी को न तो गिरफ्तार किया गया है, न उस पर किसी तरह का दफा लगाकर कोई कार्रवाई की गई है। तो ये एक अजीब वारदात है। और दिलचस्प बात यह है कि जिस जिले में ये घटना घटी है, उस जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं, असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उनके भाई हैं, सुशांत बिस्वा शर्मा उनके भाई हैं। इसको लेकर असम की जो सियासी पार्टियां हैं काफी उग्र हैं, काफी उनमें आक्रोश है, और पहली दफा असम के लोगों ने धर्म और जाति की तमाम सीमाओं को छोड़कर एकजुट होकर राज्य द्वारा प्रायोजित इस हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद की है। इसके खिलाफ एक मुकम्मल जांच की मांग की है। जांच तो बैठाई गई है, लेकिन संभवतः वो इससे बेहतर जांच चाहते हैं। देखना है कि इस पर सरकार क्या करती है। और बिल्कुल तीसरी खबर जो इस हफ्ते की मैं समझता हूं जो आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए, वो अमेरिकी यात्रा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की है, उस पर एक छोटी टिप्पणी जरूर करनी चाहिए। हालांकि आज वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो असेंबली है उसको वो उसमें अपनी बात रखेंगे, लेकिन इसके पहले जितनी बातें हुई हैं, मैं समझता हूं कि क्वाड में क्या क्या हुआ इस पर बहुत विस्तार से अभी तक नहीं आया है। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय प्रधानमंत्री ने एक बात जरूर कही वहां कि क्वाड का जो लक्ष्य है वो मनुष्यता की भलाई है, यह किसी की घेराबंदी या इस तरह की बात, जो उनका कहना था कि ये मनुष्यता के लिए ये फोरम है। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है क्वाड,
इसमें जैसा हमने पहले बताया कि इसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है। अब ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसकी रखवाली या सुरक्षा, इसका सरोकार है, ज़्यादा इसके लिए चिंतित ये राष्ट्र हैं। इसमें माना यह जाता है वैदेशिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर, और जो इस पूरे रीजन के अध्येता हैं वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसका लक्ष्य चीन है, क्योंकि चीन जिस ताकत के साथ दुनिया के सामने आया है, उसमें दुनिया की कुछ ऐसी शक्तियां जो महसूस करती हैं कि उससे खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में मुकाबला करने के लिए बड़ी लामबंदी चाहिए। तो माना यह जा रहा है कि क्वाड को उस फोरम के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब उन्होंने जिक्र नहीं किया लामबंदी के बारे में, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि क्वाड जो है मनुष्यता की भलाई के लिए है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, जो नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा साहब, ये कई बार बहुत सारे अपने बयानात में क्वाड की पॉलिटिक्स या क्वाड के पीछे जो डिप्लोमेसी है उस पर अपनी टिप्पणियां कर चुके हैं। ऐसे में क्वाड को लेकर विवाद तो है ही है, सवाल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, बाइडेन साहब के साथ, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ जो प्रधानमंत्री की मुलाकात थी, और उसके पहले जो कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं उनके साथ मुलाकात थी, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात एक सामने आई, और वो खासकर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, उन्होंने पूरे दुनिया में जनतंत्र पर जिस तरह से एक तरह से जनतंत्र में कमजोरी आ रही है, उसका स्खलन हो रहा है, उसमें एक डिटोरिएशन है डेमोक्रेटिक वैल्यूज में, उस पर चिंता जाहिर की हमारे माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष। तो ये जो बात थी, कहीं ना कहीं उसको जो देखा गया कि उसमें दुनिया में जितने मुल्क हैं, भारत का डेमोक्रेसी का जो ग्राफ है, जो इंटरनेशनल इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स जो डेमोक्रेसी का है भारत का, वो पहले के मुकाबले काफी नीचे गिरा है। और ये जो गिरावट है डेमोक्रेसी के इंडेक्स में, और ये ऑफिशियल, आई मीन एवरीबडी नो, ये पूरी दुनिया जानती है कि डेमोक्रेसी का जो इंडियन इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स में जो इंडिया का जो पोजीशन है वो बहुत बुरी तरह गिरी है। इसीलिए फ्लॉड डेमोक्रेसी, हमारी जो त्रुटिपूर्ण जो जनतंत्र, माने एक ऐसा जनतंत्र जिसमें बहुत सारी खामियां हैं, खामी भरा जनतंत्र हमें कहा गया है। हमें बेहतर जनतंत्र या जनतंत्र के बजाय खामी भरा जनतंत्र कहा गया है। बहुत सारे फोरम्स जो ग्लोबल स्तर पर जो डेमोक्रेसी का अध्ययन करते हैं, तो ऐसे में हम समझते हैं कि यह भी एक टिप्पणी है जो भारत में जो स्थितियां मौजूद हैं जिस तरह की। और उसमें दोस्तों, प्रधानमंत्री जी की जो गांधी जी की लिगेसी या गांधी जी की विरासत में ट्रस्टीशिप पर जो जोर था, सहनशीलता की बात उन्होंने की बाइडेन ने, और अन्य जो मूल्य उनके हैं गांधी जी के, अहिंसा या अन्य, उनकी चर्चा की। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रस्टीशिप पर काफी जोर दिया। अब सवाल इस बात का है कि ट्रस्टीशिप महात्मा गांधी का एक ऐसा सिद्धांत है जो उनके जीवन काल में ही बेहद विवादों में था, और बहुत सारी शक्तियां, अपने देश की राजनीतिक शक्तियां, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को बिल्कुल खारिज करती थीं, और ये मानती थीं कि ट्रस्टीशिप कुल मिलाकर भारत के बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के एक्चुअली पक्ष में जाता है, क्योंकि उनसे सदाशयता की उम्मीद करता है। ये समानता के जो मौलिक सिद्धांत हैं, जिसकी वकालत बाद में हमारे संविधान ने किया, उस पर कहीं ना कहीं उसको कमजोर करता है। तो इसलिए ट्रस्टीशिप पर प्रधानमंत्री का जोर बहुत ही दिलचस्प है, और इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। ये ऐसे दौर में ये चर्चा आई है जब भारत में निजीकरण की हवा बह रही है, बल्कि हवा ना कहें, आंधी बह रही है। जो पब्लिक सेक्टर के बहुत सारे उपक्रम हैं वो निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं। तो शायद प्रधानमंत्री जी ने ये अपेक्षा ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का हवाला देकर अपने देश के उद्योगपतियों या कारपोरेट से ये अपेक्षा की है कि वो एक ट्रस्टीशिप हमारे देश के जो मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके प्रति इस तरह की भावना अपनाएं, जैसी कि गांधी जी ने की थी, एक वकालत की थी, या उन्होंने पेशकश की थी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का। अब मैं नहीं जानता कि इसको लेकर अपने देश में किस तरह सोचा जा रहा है, लेकिन उनका ये ट्रस्टीशिप की चर्चा करना मैं समझता हूँ काफी रिलेवेंट है, काफी महत्वपूर्ण है निजीकरण के मौजूदा दौर में। ये एक पहलू मुझे लगा कि आपसे मैं जरूर चर्चा करूं। तो दोस्तों, ये 3 जो खबरें जो इस हफ्ते की हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं, और ये भी एक खबर
हमारे इंडियन मीडिया के ज़रिए आई, जो अमेरिका में इस समय मौजूद है, और टेलीविज़न चैनलों के एंकर्स भी हैं जो रिपोर्टर बनकर गए हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को जितना कवरेज अमेरिका में मिलना चाहिए मीडिया में, उतना नहीं मिल रहा है। खासकर प्रिंट मीडिया में या विजुअल मीडिया में भी हमारे प्रधानमंत्री जी की जो महत्वपूर्ण जो टिप्पणियाँ हैं, महत्वपूर्ण जो मुलाकातें हैं, उनको अमेरिकी मीडिया में उतनी तवज्जो, उतना महत्व नहीं मिल रहा है। ये भारत के प्रति मैं समझता हूँ कि अच्छा सलूक नहीं है अमेरिकन मीडिया का, लेकिन भारत के मीडिया में ये चिंता ज़ाहिर की गई है। तो इन शब्दों के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।